हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल वॉच एंड लर्न मोर पर। तो आज हम सभी लोग जो बात करने जा रहे हैं सीटेट एग्जाम 2026 की जो परीक्षा है उसके विषय में। और हम सब लोग जो है देखेंगे कि जो सीटेट एग्जाम में एनसीईआरटी से संबंधित जो प्रश्न आते हैं 6 से 8 तक की जो एनसीईआरटी है किताब, तो आज हम सभी लोग उसी के विषय में अध्ययन करेंगे। और हम सब देखेंगे कि सीटेट एग्जाम के अलावा जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं भी होती हैं उसमें जो एनसीईआरटी के प्रश्न बनते हैं उन सभी का जो प्रश्न होता है आता है इनमें से, उसके विषय में भी हम सभी लोग चर्चा करेंगे। तो आज हमारी जो क्लास होगी वह कक्षा 7 की एक किताब है, उसका विषय में तैयारी है हम लोगों की, और उसके विषय में हम सभी लोग अध्ययन अध्यापन करेंगे। तो जो मैं बता दूं कि कक्षा जो अभी मेरी आगे के पहले जो चल चुकी हैं, तो उसमें आप सभी लोगों की सीडीपी की क्लास हो चुकी है। कौन कौन सी क्लासेज हो चुकी हैं? सीडीपी की क्लासेज हो चुकी हैं, हिंदी लैंग्वेज एंड संस्कृत लैंग्वेज कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद कक्षा 6 की जो तीनों एनसीईआरटी है, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड जियोग्राफी की, वो तीनों हो चुकी हैं जो कि प्ले लिस्ट पर लगी हुई हैं। आप सभी लोग जा करके उससे देख सकते हैं। और आज से हम कक्षा 7 की जो किताबें हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम कक्षा 7 की वो किताब देखते हैं और फिर आगे अध्ययन की तरफ चलते हैं। जैसा कि हम सभी लोग देखते हैं जो हमारी किताब है उसमें कितने चैप्टर हैं। तो सबसे पहले इकाई 1 में देखा जाए तो समानता चैप्टर है, जिसको भारतीय लोकतंत्र में समानता के माध्यम से। इकाई 2 राज्य सरकार, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका और राज्य शासन कैसे काम करता है उसका। लिंग बोध जेंडर, जिसमें लड़के और लड़कियों के बीच में बड़ा होना किस प्रकार, और औरतों ने बदली दुनिया किस प्रकार से देखा जाएगा। और जो हमारा इकाई 4 है उसमें देखा जाएगा अध्याय 6 के लिए संचार माध्यम को समझना। और इकाई 5 में जो बाजार है उसके विषय में देखेंगे कि हमारे आसपास के बाजार और बाजार में एक कमीज के रूप में जो हमारा चैप्टर है। और भारतीय लोकतंत्र में जो समानता है वह किस प्रकार से आती है, अध्याय 9 के रूप में। अब हम किताब के विषय में थोड़ा और दिखा देते हैं। जैसे देखा जाए तो सामाजिक विज्ञान, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2, कक्षा 7 के लिए जो पाठ्यपुस्तक एनसीईआरटी के द्वारा निर्धारित की गई है उसको आज हम सभी लोग अध्ययन करने चल रहे हैं। जैसा कि हमारी जो यह कक्षा है उसमें सबसे पहले देख लेते हैं भारतीय संविधान का। जो हम लोग देखते हैं हमारा नागरिकों के मूल कर्तव्य है, अनुच्छेद 51 का में ये है। और ये हमारे देखा जाए तो पूरे जो अनुच्छेद 51 का में हमको 11 प्रकार के जो मूल कर्तव्य हैं हमारे लिए वह दिए गए हैं। आप सभी लोग इसका अच्छे तरीके से एक बार देख लीजिएगा। जैसे कि मैं बता देता हूँ, पहले में संविधान का पालन करने के लिए है, दूसरे में स्वतंत्रता के जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के लिए उच्च आदर्श है उनका बनाए रखने के लिए है। उसके बाद आगे देखा जाए तो इसमें भारत की प्रभुता एवं अखंडता के विषय में बात की गई है, देश की रक्षा करें इसके लिए आह्वान के लिए बात की गई है, भारत के सभी लोगों को समरसता एवं भ्रातृभाव के विषय में बात की गई है, धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग के आधार पर भेदभाव न करें इसके आधार पर बात की गई है, हमारी सामाजिक सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा का महत्व को समझने के लिए बात की गई है, प्राकृतिक पर्यावरण के लिए वन, झील, नदी जो हैं वन्य जीव उनकी बात की गई है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार के विकास के लिए बात किया गया है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए बात किया गया है, और व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने के लिए, अब जो कि इसमें ऊंचाइयां नहीं छू लें इसके लिए बात की गई है। और जो हमारा अंतिम है वह बच्चे की 6 से 14 वर्ष तक के निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के लिए बात की गई है। अब जैसे इसमें देखा जाए तो यह जो हमारा जोड़ा गया था नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य, तो यह 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में जब जोड़ा गया था तो 10 अनुच्छेद जोड़े, 10 इसमें मौलिक जो मूल कर्तव्य हमारे जोड़े गए थे। उसके बाद 46वां जो हमारा होता है 86वां 86 2002 में, उसमें जो अंतिम जो हमारा होता है उसको जोड़ दिया जाता है, ये वाला 6 से 14 वर्ष। जब हम देखते हैं सर्व शिक्षा अभियान शुरू होता है सन 2000 से 2002 के बीच में, तभी की वजह। अब आगे पाठ के प्रश्न बढ़ते हैं। तो जैसे हम मतलब पहले इसके विषय में देख लें कि जो हमारे नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं, अर्थात नागरिक जो है व्यक्ति उसके क्या मूल कर्तव्य हैं, क्या उसको करना चाहिए, इसमें पूरा वर्णन किया गया है। आप सभी लोग थोड़ा अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमारा पहला पाठ है अध्याय 1 में समानता। तो समानता के विषय में चर्चा करेंगे। जैसे देखा जाए भारत एक लोकतंत्रीय देश है। कौन सा देश है? लोकतंत्रीय देश है। लोकतंत्रीय देश है तो इसमें देखा जाए तो लोकतंत्र के जो मुख्य तत्व होते हैं जैसे कि लोगों की भागीदारी हो जाती है, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, समानता और न्याय, समानता लोकतंत्र की। अब इसके विषय में जैसे देखा जाए तो जो ये तो समानता जो हो जाती है लोकतंत्र की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता हो जाती है और बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व हो जाता है। अब जैसे देखा जाए तो जो इसकी कार्य प्रणाली होती है
सभी लोगों को बहुत प्रभावित करती है। किसकी? जो हमारे लोकतंत्र की कार्यप्रणाली होती है समानता के लिए, वह लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि लोकतंत्र में किस प्रकार की समानता है और किस प्रकार से लोगों को समानता के आधार पर उनको जो कार्य करने का, या तो उनके जो उद्योगपति हैं, जैसे सरकारी अधिकारी हैं, मीडिया कर्मी हैं, परामर्शदाता हैं, कारीगर हैं या गृहिणी हैं, किसी भी प्रकार के जो व्यक्ति है जो कार्य को कर रहा है, उसको किस प्रकार से उसको समानता दी जा रही है। इसी के आधार पर हम सब लोग देखेंगे, शिक्षिका हो जाते हैं, व्यापारी, छात्र, घरेलू कामगार, या तो जैसे हम देखते हैं किसान जो हमारे यहाँ है। सबसे बड़ा देखा जाए, जैसे हमारा देश क्या है कि एक कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पास किसान, सभी में किस प्रकार की जो समानता है वह दिखाई जाती है। इसके विषय में आज हमारा जो बात होना है। जैसे कि हम सभी लोग बात कर चुके हैं कि देखते हैं जो हमारे 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के यहाँ नागरिक हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं? मताधिकार के अधिकारी हो जाते हैं। उन्हीं को क्या बोल दिया जाता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार बोल दिया जाता है इनको। ठीक है। अब आगे जैसे देखा जाए तो इसके आधार पर ही हम लोगों को क्या समानता मिल जाती है सभी देश भर में पूरे। और दूसरे तरीके से जैसे देखते हैं, जैसे हम स्कूल जाते हैं, विद्यालय में, गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, जैसे नगरों में रहते हैं, प्रत्येक स्थल पर जब जाते हैं तो वहाँ प्रत्येक जाति के, प्रत्येक धर्म के और प्रत्येक संस्कृतियों के लोग रहते हैं। उन्हीं के साथ में हम किस प्रकार से अपने आप को सामंजस्य बना करके, या उन सभी लोगों के साथ में जो हम अपना एक तालमेल बना करके चलते हैं, वही जो हमारी समानता है हमको स्थापित करने में मदद करती है। आगे दूसरे तरीके से जैसे देखा जाए तो देख सकते हैं, जैसे कि जो हमारी असमानता है किस प्रकार से लोगों की गरिमा को ठेस पहुंचाती है। जैसे हम किसी के साथ असमानता का व्यवहार करते हैं, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, तो उनकी क्या होता है? गरिमा को ठेस पहुंचती है। इसी के आधार पर उनके साथ जो असमानता है, उस समानता को कैसे लाना है उस पर देखा जाए। जैसे कि एक मोची होता है, जूता बनाने वाला होता है, या तो फिर झाड़ू पोंछा करने वाले होते हैं, उन सभी के साथ में जो हमारा व्यवहार होता है बहुत ही असमानतापूर्ण होता है। तो वह जो असमानतापूर्ण है उसको किस प्रकार से हम समानता में लाएं, बस इसका यही हमारे जो अध्याय का मोटिव है। और बच्चों में किस प्रकार से उसके विषय में हम जीवन में वह अपनी यह सीखे कि कैसे हमको समानता जो है सभी के साथ में रखना है। हम लोग देखते हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो जूता पॉलिश करते रहते हैं, तो जूता पॉलिश करते हैं तो लोग उन पॉलिश करते समय उसके पैसा ऐसा फेंक देते हैं, या तो फिर पैसा नहीं देते हैं। तो क्या होता है उस बच्चे के साथ, जो क्या होता है, पहले तो वह इतना अच्छे तरीके से अपना कार्य कर रहा है, अब कार्य कर रहा है तो उसको क्या करते हैं, उसके कार्य का हर्जाना देने के, मतलब जो उसके कार्य का मेहनत है उसका देने के बदले उसको ऐसे करके फेंक करके दे देते हैं। फिर उसके बाद या तो बहुत से लोग उनसे उलझ जाते हैं, तो ये सब क्या हो जाती है? बहुत ही बड़ी असमानता हो जाती है। यहाँ पास हम लोगों को उनके साथ में समानता का भाव रखना चाहिए, क्योंकि जो वो लोग होते हैं, अब वो जब जो चीज़ें उनको सिखाओगे वही चीज़ वो सीखेंगे, फिर आगे चल करके हमारे देश में और असमानता बढ़ती जाएगी। इसीलिए उनके साथ जब हम समानता के प्रति अपना व्यवहार रखेंगे तो वो लोग भी आगे चल करके हमारे देश में क्या करेंगे? जैसे हम लोग कई फिल्मों में भी देखते हैं, हमारे देश में एक फिल्म आई थी 1975 में, दीवार, ठीक है ना। उस दीवार फिल्म में हम लोग एक बच्चे को पॉलिश करते हुए देखते हैं, और लड़का क्या करता है? लड़के के पास पैसा फेंक दिया जाता है, और वह उस पैसे को इनकार कर देता है वो करके। तो वो क्या करता है? समानता के लिए ही लड़ता है और कहता है कि भुगतान आदर से किया जाना चाहिए आपके द्वारा। ठीक है। अब आगे जैसे भारतीय लोकतंत्र में जो समानता है वह जो है हमको संविधान से हमको मिली हुई है। किससे? संविधान के माध्यम से। अब संविधान से जो हमको मिली हुई है, इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हों, स्त्री हों, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि संबंध रखते हो, वे सब एक क्या है? समान है, एक समान है। उनके अंदर जो असमानता है वह क्या हो जाए? मतलब खत्म हो गई है। अब यह खत्म नहीं हुई है। क्यों नहीं खत्म हुई है? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो भारतीय संविधान के प्रति लोगों की आस्था है वह ज़्यादातर देखा जाए तो बहुत कम तरीके से रखते हैं। क्योंकि क्यों नहीं रखते? क्योंकि उसकी जानकारी नहीं होती है। अब जैसे व्यक्तियों की जो सिद्धांत हमारा देखा जाता है संविधान का, उसमें लोग जो तत्व होते हैं उसको जानते नहीं रहते हैं, जिसके माध्यम से वह जो कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति को समान मानना चाहिए, या घरेलू काम कर रहे हैं उसके समाज जाए, शिक्षा, इन सभी प्रकार से मानना चाहिए, लेकिन वो लोग क्या करते हैं? नहीं मानते। जिसे अनुच्छेद 17 में दिया गया है अस्पृश्यता का अंत, तो उस प्रकार से जब आज छुआछूत का अंत कर दिया जाए, फिर क्यों समाज में यह प्रचलित हुई है? क्यों असमानता दिखाई जाती है? समानता क्यों नहीं है? तो इन्हीं सब चीज़ों को देख करके हमको लगता है कि जो असमानता है वह हमारे देश में ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। आज और आगे जैसे देखते हैं तो हमारे जो स्कूलों में देखा जाता है
कि मिड डे मील कार्यक्रम चालू हो जाता है। तो जो बच्चे सभी चाहते हैं सबके लिए वो चालू हुआ है। तो लेकिन जिनके बड़े घर के लोग जो होते हैं तो उनके घर वाले लोग कहने लगते हैं कि नहीं मेरा बेटा नहीं खाएगा। तो क्या होगा, तो ये असमानता आ गई ना बच्चों के बीच में कि वह नहीं खा रहा है तो मैं भी नहीं खाऊंगा। इसी प्रकार से हम जो समानता है उसको ला सकते हैं। और जैसे अन्य लोकतंत्रों में देखा जाए तो जो समानता के मुद्दे होते हैं कि जो दूसरे देश होते हैं वहाँ पास असमानता का जो मुद्दा होता है वो बहुत ही कम तरीके से होता है। जैसे देखा जाए अमेरिका में देखा जाए तो अफ्रीकन के लिए हो जाता है, गोरे काले के लिए इसलिए हो जाता है, श्वेत अश्वेत के लिए हो जाता है। तो इस प्रकार से हमको देखने को मिलता है। या तो फिर देख लीजिए जैसे इसमें सिविल राइट्स हो जाते हैं, मतलब जो अधिकार हो जाते हैं, आंदोलन शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार से हमको लोगों को देखने मिलता है दूसरे देशों में। और आगे जैसे देखते हैं, जैसे देखें कि भारत देश है तो उस देश की चुनौती में के विषय में कि किसी भी देश की जो पूरी तरह से लोकतंत्रीय प्रक्रिया होती है उसको आगे अगर देखें तो उसमें बहुत ही ज़्यादा चुनौतियाँ होती हैं। जैसे समुदाय होते हैं, व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र का अर्थ के समझ करके एक नया आयाम देते हैं। और इसके साथ साथ वह जो अपने सम्मान समानता के पक्षधर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और विभिन्न पहलुओं को आगे बढ़ा करके लोकतंत्र को मजबूत करने में अपना विचार व्यक्त करते हैं। और समानता और आत्मसम्मान को ऊंचा रखते हुए भारत या अपने अपने देश की जो भावना होती है उसको स्वीकार करके आगे बढ़ा करके समानता को लाने का प्रयास करते हैं। जैसे आज हमारा जो इस चैटअप था उसमें देखें हम लोग क्या क्या कि सार्वभौमिक जो मताधिकार होते हैं उनकी आयु 18 से वर्ष के ऊपर होती है, वो होते हैं। गरिमा क्या होता है, इसका तात्पर्य होता है कि आपने आपको दूसरे व्यक्तियों से किस प्रकार हम योग्य समझते हैं या उनसे किस प्रकार से हम अपना जो गरिमा है, गरिमामयी जीवन या उसके लिए किस प्रकार से हम कार्य कर रहे हैं, उससे किस प्रकार से हम अपने आप को सम्मानित करवाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये गरिमा, ये संविधान शब्द यह हमारा एक दस्तावेज हो जाता है। संविधान जो शब्द है उसके विषय में जैसे किसी भी देश का होगा वहाँ की जनता या सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले जो कानून होते हैं, अधिनियम होते हैं, वह सब क्या कहलाते हैं, संविधान के अंतर्गत ही आते हैं। और नागरिकों के अधिकार जैसे कि देखा जाए तो जब नागरिकों का अधिकार जो है, जैसे हम लोग अभी अपने उसमें भी देखे कि जो हमारा मौलिक कर्तव्य हमने देखा था अनुच्छेद 51 का में, तो यही सब चीज़ें उस प्रकार से हो जाती हैं। इसे आगे देखते हैं। जैसे हम सभी लोग देखें अब अपना अगले चैप्टर को, तो इसमें देखते हैं कि स्वास्थ्य में सरकार की जो भूमिका होती है। जैसे लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे, जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने एवं गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है जिससे ये होती है। लेकिन हम देखते हैं कि जो स्वास्थ्य का अर्थ और उससे संबंधित समस्या होती है वह क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती है। जैसे अब देखा जाए कि स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य क्या है, तो स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार सोच सकते हैं। जैसे स्वास्थ्य का अर्थ होता है हमारी बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना। किससे? चोट आदि से मुक्त रहना। लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि स्वास्थ्य जो होता है वह कई प्रकार से उसको जोड़कर देख सकते हैं। जैसे बीमारियों के अलावा भी कई कारण होते हैं जिनको हम इसके अंतर्गत ला सकते हैं। जैसे देखा जाए तो अपने आसपास के स्वच्छ पानी का होना और प्रदूषण मुक्त वातावरण का होना। और देखते हैं कि जो सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके जो आसपास का वातावरण होता है वह खाने योग्य हो, या तो उसका पेट भरपूर होना चाहिए, भोजन उसको पूर्ण रूप से मिलना चाहिए, उसकी जो बीमारी की संभावना है वह कम हो। इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो ये सब चीज़ें हम लोगों को दिखाती है कि किस प्रकार से यह स्वास्थ्य को दर्शाया जाता है। अब जैसे हम सब चाहते हैं कि जो भी कार्य हम करें वह हमारे लिए बहुत ही मनोबल को बढ़ाने वाली होनी चाहिए, हमको आगे बढ़ाने वाली होनी चाहिए, हमारे अंदर सुस्ती अकर्मण्यता ना रहे, चिंताग्रस्त ना रहे, लंबे समय तक हम डरे सहमे ना रहें, हमारा जो जीवन है वह बहुत ही स्वस्थपूर्ण से तरे और सबको प्रति जो हमारा तनाव है वह कम होना चाहिए, हम प्रसन्न रहें हमेशा। हमारे जीवन की ये सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से के अंतर्गत आते हैं। आगे जैसे देखते हैं तो भारत में स्वास्थ्य सेवाएं किस प्रकार से, जैसे स्वास्थ्य सरकार की भूमिका होती है। तो देखते हैं कि जो हमारा जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो सरकार की सेवाएं होती है वो क्या, ये उनके माध्यम से स्वास्थ्य केंद्र बनवा दिए जाते हैं, अस्पताल, परीक्षण केंद्र, प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक इत्यादि जो मरीजों की आवश्यक सेवाएं होती हैं उनके उपलब्ध करवा दिया जाता है, जिसके माध्यम से उनकी जो है स्वास्थ्य को अच्छा किया जाए, बेहतर किया जाए और उनको सुदृढ़ बना करके आगे बढ़ाया जाए। और देखते हैं जैसे इसमें कि सेवकों, नर्सों
योग्य डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की ज़रूरत होती है, जो परामर्श दे सकें रोगी को और उनको सही इलाज की पहचान करके उनका सही इलाज किया जा सके। इस प्रकार के सुविधाओं की भी ज़रूरत पड़ती है, तो उसका भी सरकार ही जो क्या करती है, उसको लागू करवाती है, उसका प्रबंध करती है। जैसे भारत देखा जाए तो बहुत बड़ा देश है, यहाँ पास बहुत ज़्यादा संख्या में डॉक्टरों की आवश्यकता है, दवाखाने की, अस्पताल की आवश्यकता है। ये देखते हैं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का जो अनुभव है, वो हमको देखते हैं कि हमारे देश में प्रत्येक गाँव में सार्वजनिक एक स्वास्थ्य केंद्र भी हो जाता है। और आगे जैसे देखते हैं कि जो लोगों को दवाएं वितरित की जाती हैं, वह हमारे देश में हमारे यहाँ ही अब बनने लगी हैं। हमको देश से एक्सपोर्ट नहीं, जैसे आयात निर्यात के माध्यम से जो पहले करना पड़ता था, उससे अब हम सभी लोग क्या हो गए हैं, आत्मनिर्भर हो गए हैं। तो देखते हैं कि जो स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका है, वह अब सभी से बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। हम लोग जैसे देखते हैं कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उसमें दो प्रकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं वह होती हैं जहां पास स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिससे वह शहरी ग्रामीण क्षेत्रों दोनों लोगों से मिल करके जो कार्य होता है, उसमें जो उनका इलाज होता है, उन लोगों का जो सुरक्षा होती है, उनके स्वास्थ्य की देखभाल होती है, उन सब चीज़ों को किया जाता है। इसको सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा कहने का एक महत्वपूर्ण यह भी है कि इसमें प्रत्येक प्रकार के व्यक्ति आते हैं, और जहाँ सरकार के जो केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा जो चलाई जाती हैं, उन योजनाओं के थ्रू हो जाता है। और इसमें जैसे देखते हैं कि जो अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, वह सरकार के द्वारा संचालित होते हैं। इसमें जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं या उपकरण होते हैं, वह सब उन्हीं के द्वारा दिया जाता है। स्वास्थ्य सेवाओं में जो बीमारियों जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त, हैजा, चिकनगुनिया आदि से जो फैलने के लिए जो फैलते हैं, उनको रोकथाम के लिए जो टीके बनाए जाते हैं, वह सब सरकार के द्वारा ही उनको उपलब्ध करवाए जाते हैं, ताकि जो बच्चे हैं वह स्वस्थ हो सकें, या मनुष्य जो कोई भी है उस सरकार के अंडर में जो कार्य आ रहे हैं, उनके लिए कार्य करती है सरकार। अब आगे जैसे देखते हैं हम सभी लोग, तो जो निजी स्वास्थ्य सेवा होती है, निजी स्वास्थ्य सेवा का मतलब ये हो जाता है कि हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं मिल जाती है, जिससे बड़ी संख्या में डॉक्टर अपनी निजी दवाखाने चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो पंजीकृत जो चिकित्सा व्यवसायी होते हैं, वो मिल जाते हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर जो होते हैं, बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करने लगते हैं। अस्पताल में नर्सिंग होम भी हो जाते हैं, कई प्रयोगशालाएं हो जाती हैं, परीक्षण जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे इत्यादि के जो कार्य करते हैं। जैसे बहुत से ऐसे दवा क्षेत्र हो जाते हैं, जैसे हम देखते हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र की ना होकर के एक निजी व्यक्ति की होती हैं, वहाँ से हम लोग दवा लेने लगते हैं। और जो निजी स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं, वह सरकार का स्वामित्व नियंत्रण नहीं होता है, उस पर स्वामित्व और नियंत्रण दोनों नहीं होता है। आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं, हमको चारों तरफ दिखाई देती हैं। जहाँ भी हम सभी लोग जाएंगे, ज़्यादातर निजी स्वास्थ्य सेवाएं, जैसे कुछ कंपनियां हैं जो दवाओं को बनाने और बेचने भी लगी हैं। शहरों के कोने कोने में इस दवाइयों का दुकानें जो होती हैं, हम लोग देखते भी हैं। जैसे स्वास्थ्य सेवा और समानता क्या है, इसको देखा जाए तो स्वास्थ्य सेवा और जो समानता है, वह दोनों पर्याप्त रूप से आज हर प्रत्येक राज्य में प्रत्येक सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। और देखा जाए तो देखे हैं हम सभी लोग अभी कि जो जनता के द्वारा लोगों के लिए जैसे सार्वजनिक सेवाएं और निजी सेवाएं हैं, दोनों के माध्यम से सेवा हो रही है। लेकिन जो निजी क्षेत्र है, आज बहुत ही आगे बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि जो उनके यहाँ होता है, थोड़ा अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट मिल जाता है, ऐसा लोगों का मानना होता है। या तो जो ट्रीटमेंट होता है, बहुत ही जल्दी शुरुआत हो जाती है उन लोगों की। आधारभूत जो ढांचा होता है वहाँ का बहुत अच्छा होता है, और जो वातावरण होता है बहुत अच्छा होता है। इसी के कारण बस लोग अब वहाँ पास जाना ज़्यादा जल्दी पसंद करते हैं। जैसे हम क्या कर सकते हैं कि जो जितना अच्छा नागरिकों को, विशेष करके गरीबों को सुविधा उच्च गुणवत्ता वाली मिलेगी, और जितना आधारभूत सुविधा के आधार पर मिलेगी, तो लोगों को वहाँ पास ज़्यादा वह जा करके अपने आप को कर सकते हैं। जैसे हम सब लोग देखते हैं सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत भी हम देखते हैं कि जो ये से हमारा स्वास्थ्य है, इसको रखा जाता है, और सतत विकास लक्ष्य जो 3 है, उसके अंतर्गत इसको देखा जाता है। आगे जैसे देखें, शब्दों के विषय में देखें तो जैसे शब्द है सार्वजनिक। क्या होता है सार्वजनिक? वह होता है सेवा होती है जो देश के सभी लोगों के लिए की जाती है सरकार के द्वारा, ठीक है, सभी के लिए। अब जैसे निजी वो हो जाती है जो निजी सेवा व किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा अपने मुनाफे के लिए किया जाता है। और जैसे देखते हैं ओपीडी क्या हो जाता है, आउट
पेशेंट डिपार्टमेंट या बाह्य रोगी विभाग हो जाता है, जो कि अस्पताल में किसी विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले रोगी की ओपीडी की जाती है। अब जैसे जेनरिक दवाएं क्या हो जाती है, जेनरिक दवाएं ऐसी हो जाती हैं जैसे कि दवाइयों के नाम होते हैं, इसमें प्रयुक्त सामग्रियों की पहचान करने में मदद करते हैं और विश्व के स्तर पर मान्यता प्राप्त होती है, इसी के आधार पर होता है। अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। जैसे देखते हैं राज्य शासन कैसे काम करता है। राज्य शासन कैसे काम करता है। राज्य शासन हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो शासन होता है कितने स्तर पर होता है, इसको हम सभी लोग अगले पाठ में देख चुके हैं। जैसे कि ये 3 स्तरों पर हम लोग देखे थे, स्थानीय, राज्य और केंद्र के आधार पर। इसी के आधार पर हम सभी लोग देख सकते हैं जैसे राज्य शासन क्या काम करता है। जैसे विधानसभा हो गई, यहाँ के मंत्री हो गए, लोग हो जाते हैं, स्वास्थ्य देखते हैं, तो वो सभी लोग शासन का कार्य करते हैं। जैसे हमारे यहाँ विधायक हैं, तो विधायक कौन होते हैं। अब जैसे देख लिया जाए तो जो विधायक होते हैं वह अपने क्षेत्र के एमएलए से, जिसे हम लोग देखते हैं, वो हो जाते हैं, इनको क्या बोला जाता है, विधानसभा के सदस्य। विधानसभा के सदस्य तो विधायक जो होते हैं वो एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होते हैं, इसमें का एक संक्षिप्त रूप से एक जो व्यक्ति होता है वो विधायक हो जाता है। अब इनका चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, फिर ये मेंबर विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। आगे देखा जाता है जब तो हम लोग तो और देखते हैं जैसे निर्वाचन क्षेत्र आ जाता है हमारे यहाँ। निर्वाचन क्षेत्र वह होता है जहाँ से हम लोग जनता द्वारा प्रतिनिधि को चुना जाता है, वही निर्वाचन क्षेत्र हो जाता है विधानसभा का। वही अब हम लोग देखते हैं कि जिस दल को बहुमत मिल जाता है, उसी का बहुमत प्राप्त करने का जो दल का नेता होता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, बहुमत दल के नेता को आगे बढ़ा करके जो नेता चुन लिया जाता है, उसी के आधार पर सरकार चलने लगती है। और जो हार जाता है पक्ष, उसको विरोधी पक्ष कह दिया जाता है। आगे जैसे देखा जाए तो हम कुछ चुनाव के माध्यम से, जैसे हम सभी लोग देखते रहते हैं, जैसे वर्तमान समय में जो सरकार है उसके जो जैसे वह उसके जो राज्यपाल हो गए, या तो वहाँ सत्ताधारी पक्ष के जो मुख्यमंत्री हैं, उसमें क्यों वह मुख्यमंत्री बने हुए हैं, क्योंकि उसके बहुमत दल के जो नेता हैं उनको चुन लिया जाता है। हमारे जो जितने भी मेंबर होते हैं सभी लोग चुनते हैं और अपने में से किसी एक को चुन लेते हैं, सभी लोग बहुमत के आधार पर। इसीलिए कहा जाता है कि बहुमत दल के नेता को ही क्या बनाया जाता है, नेता जो घोषित कर दिया जाता है, वही उस देश का प्रधानमंत्री या तो उस राज्य का मुख्यमंत्री, ये सब चीज़ें निर्धारित किया जाता है। हम लोग देखते हैं जो शासन की कार्य प्रणाली होती है राज्य शासन की, तो उसमें शासन की जो कार्य प्रणाली होती है वो कई प्रकार से होती है। विधानसभा में चर्चा के माध्यम से हो जाती है, प्रेस वार्ता के माध्यम से हो जाती है, टीवी पर हम लोग चैनलों पर संगठनों के माध्यम से देखते हैं कि किस प्रकार से उनकी जो कार्य प्रणाली है वो हो जाती है। और जैसे मुख्यमंत्री का प्रत्येक दिवस किसी न किसी कार्य के लिए आगे इधर आना, या तो स्वास्थ्य सेवाओं की देखभाल के लिए जाना, शिक्षा के क्षेत्र में आगे देखने जाना, और उच्च स्तरीय समिति का गठन करके किसी चीज़ का जांच करना। इस प्रकार से जैसे देखते हैं लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग इत्यादि जितने भी विभाग हैं उन सभी का देखभाल करना, उसके माध्यम से जो कार्य प्रणाली है उसका करना और शासन तंत्र को मजबूत करके आगे चलाते चले जाना। अब आगे देखते हैं लड़के और लड़कियों के रूप में बड़े होना, ये हमारे पाठ का नाम है। अब जैसे आगे देखा जाए तो इसमें देखते हैं कि लड़का होना या लड़की होना किसी भी एक महत्वपूर्ण का पहचान है और किसी उसकी क्या है, अस्मिता होती है। जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं हमें सिखाया जाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार करना चाहिए और दोनों के बीच में किस प्रकार के जो भाई बहन दोस्त इस प्रकार के संबंध होने चाहिए। आगे उनका जो बढ़ना के क्रम होता है, लड़कियों को कुछ रिस्ट्रिक्शन बंधन दे दिए जाते हैं, लड़कों को स्वतंत्र कर दिया जाता है। तो इसी का आज हम सभी लोग देखते हैं कि लड़के और लड़कियों के रूप में किस प्रकार से हमारा जीवन जो बड़ा होता है वो देखा जाता है। तो जैसे हम लोग देखते हैं तो 1920 के दशक में क्या होता है कि 1920 के दशक में देखें तो जो परंपरागत से रूप से देखा जाए तो ज़्यादा तक बच्चे जो होते हैं स्कूल नहीं जाया करते थे, वो ऐसे ही इधर उधर घूमते रहते थे, काम करते रहते थे, अपना जीवन यापन ऐसे ही चलता रहता था। लेकिन जब हम लोग आगे बढ़ते हैं और 1960 के दशक में देखते हैं तो जो छोटे छोटे शहर होते हैं वहाँ स्कूलों का जो प्रचलन होता है वो ज़्यादा दिखाई देने लगता है और सभी जो लड़के होते हैं लड़कियाँ होती हैं वो स्कूल की तरफ बढ़ने लगती हैं और स्कूल जाने लगते हैं, जिसके माध्यम से उनका जो पढ़ाई होता है वह शुरू हो जाता है। और आगे जैसे देखते हैं तो जब आज के वर्तमान की स्थिति देखा जाए तो आज तो समानता बहुत ही
अच्छे तरीके से दिखाई जाती है कि सभी लोगों को पढ़ने का जो अधिकार है वह अच्छे तरीके से मिल चुका है। और हमारे संविधान में भी वर्णन उसका हो चुका है 1976 की तरफ, जो हम लोग देखते हैं कि सभी को 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको लिए भी जोड़ दिया गया है 2002 में 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। और इसमें जो हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जो लड़का और लड़की के बीच में भेदभाव किया जाता है, उनका जो बड़े होने का दंड उनको मिलता है कि कैसे लड़कियां होती हैं तो उनका बड़ा होना दूसरी तरीके से और लड़कों का बड़ा होना दूसरी तरीके से। घरेलू काम का जैसे मूल हो जाता है, लड़कियों को ज़्यादा घर का काम करना पड़ जाता है, उनको पारिवारिक जीवन से ज़्यादा जोड़ दिया जाता है और वह घर के काम करें, आगे बढ़ें। और इसी प्रकार से उनका जो मतलब कि पारिवारिक जीवन के तरह ही उनका क्या हो जाता है, जीवन हो जाता है। घर पर काम करने के लिए उनको जीवन के लिए तैयार किया जाता है। और जो लड़कियां होती हैं पारिवारिक जीवन के ही माध्यम से अपने आप का जो है विकास करें और इसके माध्यम से पढ़ें, मतलब पढ़ें और बढ़ें आगे। अब जैसे देखते हैं कुछ लड़कियां होती हैं कि दोनों चीज़ें कार्य करते हुए पढ़ती आगे बढ़ती चली जाती हैं। कुछ लोगों के सामंजस्य नहीं बन पाता है तो वह केवल घरेलू कार्य के माध्यम से ही अपने आप का जो जीवन यापन है वह करना शुरू कर देती हैं और वहीं से ही अपने जो आगे की जीवन यापन है उसमें जो उनकी आजीविका का क्षेत्र है उसको वहीं से वह शुरुआत कर देती हैं। अब इसमें जैसे देखते हैं हम सभी लोग कि महिलाओं का जो काम और समानता होती है वह बहुत ही दूसरे तरीके है। जैसे महिलाओं को घरेलू और देखभाल के कामों को महत्व देना उस व्यक्ति का बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वह प्रत्येक दिन सुबह उठती हैं, सुबह से लेकर रात तक खाना बनाती हैं, घर के पूरे जितने भी काम होते हैं वो करती हैं। तो उनका जो हमारे प्रति क्या हो जाता है, धन्यवाद देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उनके माध्यम से हम सभी लोग आज जो आगे बढ़ते हैं या कितने भी तरीके से हम लोग जो पारिवारिक स्तर पर आगे बढ़ते हैं, सभी को जोड़ करके रखना, सभी के लिए काम करते रहना, सुबह मम्मी पापा के लिए, बच्चों के लिए, अपने जो सगे संबंधी हैं उनके लिए किस प्रकार से। तो देखते हैं हम सब लोग कि जो लैंगिक समानता होती है इसको भी हमारे सतत विकास लक्ष्य में दिया जाता है। तो कौन से सतत विकास लक्ष्य, 5वां जो होता है जिसमें लैंगिक समानता, इस लैंगिक समानता को भी इसमें रखा गया है। किसमें, 5वें जो विकास लक्ष्य है, सतत विकास लक्ष्य, उसके अंतर्गत इसको रखा जाता है। और हम इसमें जैसे देखते जो शब्द संकलन आता है इस चैप्टर में कि जो अस्मिता होती है अर्थात पहचान हमारी वह किस प्रकार की होनी चाहिए, अर्थात हमारी जो अस्मिता है उसके अस्तित्व के प्रति हमारी जागरूकता होनी चाहिए। ये जैसे देखभाल होता है तो देखभाल वही हो गया कि हम एक दूसरे के किस प्रकार से देखते हैं, संभालना, ख्याल करना, पोषण करना इत्यादि जो हो जाता है। और अब हम अपने आगे पाठ की तरफ चलते हैं। तो जो हमारा अगला पाठ है उसके विषय में देख लेते हैं। औरतों ने बदली दुनिया, औरतों ने बदली दुनिया, ये हो गया, ठीक है। अब आगे जैसे देखते हैं हम सभी लोग, तो अभी पिछले अध्याय में हम पढ़ कर लेते हैं कि किस प्रकार से हमारे जो घर की महिलाएं होती हैं वो घरेलू काम को करते हुए अपने आप का जीवन यापन करती हैं और हम लोगों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देती हैं। अब जो हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से औरतें जो है दुनिया को बदलती हैं, इसी के आधार पर आज का जो हमारा ये पाठ है ये वाला, इसमें देखते हैं जैसे कम अवसर कठोर अपेक्षाएं जैसे होती हैं। जैसे जब महिलाएं होती हैं उनको अवसर बहुत कम मिलते हैं किसी भी चीज़ पर आगे बढ़ने के लिए। क्यों मिलती? क्योंकि उनके प्रति रूढ़िवादी धारणा हो जाती है उस पर कि लड़कियां डॉक्टर नहीं बन सकती हैं या इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने के लिए जब जाती हैं तो उनको प्रशिक्षण उस प्रकार से नहीं मिल पाता है, या जो वह परिवार का लड़का है वह अधिकांश चीज़ें पढ़ता चला जाता है लेकिन लड़कियों को उतना ज़्यादा पढ़ाने के प्रति, पारिवारिक स्कूल के प्रति, शिक्षा पूरी करने के प्रति उनको छूट उतनी नहीं दी जाती है। और जो उनका मुख्य उद्देश्य या लक्ष्य बना दिया जाता है वह शादी तक सीमित कर दिया जाता है। और यह आवश्यक समझा जाता है कि ऐसे समाज में रहें जहाँ सभी अपने बच्चों के चारों ओर की दुनिया है और दबाव का सामना करते हुए अपना जीवन यापन करें। तो इसी प्रकार से देखा जाता है कि रूढ़ियों को किस प्रकार से महिलाएं जो होती है तोड़ती जाती हैं। जैसे रेल का इंजन जो है आदमी चलाते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं कि एक उदाहरण आता है कि 27 वर्षीय जो झारखंड की एक आदिवासी महिला थी, लक्ष्मी लाकरा, उन्होंने अपनी जो धारा है उसको बदली और उत्तरी रेलवे की वह पहली महिला इंजन चालक बन गई। अब जैसे ये प्रश्न आ भी सकता है, तो 27 वर्षीय जो महिला थी वह क्या की थी, अपने आप को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया। और जैसे देखते हैं कि जो अपने कार्यक्रम हैं उसके माध्यम से किस प्रकार से महिलाओं को आगे बढ़ाने में साथ दिया जा रहा है या उनको आगे लाने में सरकार के माध्यम से कार्यक्रम चालू किए जा रहे हैं।
हम लोग देखते भी हैं कि जैसे हमारा देश कृषि प्रधान है, तो यहाँ की लगभग 80 से 85% जो हमारे महिला जाति है या महिलाएं होती हैं, वह कृषि कार्य से ही जुड़ी होती हैं। तो उनका जो हमारे देश पर आगे बढ़ाने के लिए जिससे सरकार के माध्यम से जितनी भी कृषि सब्सिडी होती है उसमें से मिलता है, और कृषि के प्रति जितना भी हमारा जो इंश्योरेंस होता है उससे अगर फसलें खराब हो जाती हैं तो उनको उससे बढ़ावा मिल जाता है। और जैसे देखते हैं कि परिवर्तन के लिए जब वो सीखती हैं अपने आप को किस प्रकार से, जैसे स्कूल जाना महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है उनके लिए, क्योंकि अधिकाधिक संख्या में बच्चे प्रवेश लेते हैं तभी आगे चल करके वह क्या करेंगे, अपने आप को सीखेंगे। और जब स्कूल से बाहर निकलेंगे, जैसे दूसरे जो स्कूल होते हैं वहाँ पास पहुँचे, क्योंकि गाँव में क्या होता है कि 1 से 5 तक स्कूल होता है या 6 से फिर 8 तक हो जाता है, बस इसके बाद तो बाहर ही पढ़ने जाना है। जब तक उनको स्त्रियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं किया जाएगा तब तक कैसे बदलाव लाएगा, परिवर्तन के लिए कैसे सीखेंगी वह। तो हम लोग देखते हैं कि आज के समय में वह दौर बदलाव का हम लोग देखा जाता है कि किस प्रकार से उनको आगे बढ़ने के लिए गाँव से बाहर पढ़ने भेजा जाता है, और उनको आज बहुत सपोर्ट मिल रहा है। हम लोग देखते भी हैं जैसे कि जो महिलाओं के माध्यम से आंदोलन होते हैं, किस चीज़ के लिए आंदोलन होते हैं, उनके अध्ययन के लिए। जैसे लड़कियों को पढ़ने और स्कूल जाने का अधिकार है, ठीक है। वह अन्य क्षेत्र में जैसे कानूनी सुधार, हिंसा, स्वास्थ्य, जहाँ लड़कियाँ और महिलाओं की स्थिति बेहतर हो सकती है, वह परिवर्तन अपने आप कर सकती हैं। औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर देखा जाए तो अपने आपस में मिल करके परिवर्तन के लिए बहुत ही संघर्ष किया है, कई आंदोलन भी किए हैं, जिसके माध्यम से जो महिला संगठनों के माध्यम से जो आंदोलन करती हैं उससे वह अपनी जो चेतना है उसको जागृत कर करके जो भेदभाव है उससे मुकाबला करके न्याय हासिल किया है। और देखा जाता है कि जैसे हमारे देश में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का कार्यक्रम जब 2014 में शुरू होता है तो किस प्रकार से लोग आगे आते हैं और सभी लोगों को अपने शिक्षा के क्षेत्र से जोड़ने के लिए महिलाओं को आगे लाते हैं, ताकि जो उनका विरोध है वह ज़्यादा ना हो सके। क्योंकि अगर वह विरोध करेंगी तो 50% आबादी विरोध करेगी, और जब 50% आबादी विरोध पर उतर ली जाएगी तो किस प्रकार से हमारा जो कार्यक्रम है या गृह कार्य है या जितने भी प्रकार से उनके पालन पोषण का कार्य करती हैं वो बच्चों का, सभी का, मर्द औरत सभी लोगों का, तो किस प्रकार वह सब प्रभावित होता चला जाएगा। इसीलिए और देखा जाता है कि महिलाओं को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे आज के देखा जाए तो महिलाओं पर शादी का दबाव बना दिया जाता है, या तो फिर दहेज का दबाव बनाया जाता है, या जैसे देखा जाता है तो आज के समाज में जो प्रचलित सभी लोगों का जो कुदृष्टि है उसके माध्यम से हो जाता है। महिलाओं के जो कानून नियम है उनका उल्लंघन करके उनके प्रति जो अभद्रतापूर्ण कार्य किया जाता है, भेदभावपूर्ण उनके प्रति जो कार्य होते हैं, उन सभी से देखा जाता है कि महिलाएं भी बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित होती चली जाती हैं। जैसे इसके विषय में हम कैसे कर सकते हैं कि उसमें जागरूकता लाया जा सकता है, और जागरूकता बढ़ा करके उनके माध्यम से उनको आगे लाने में कार्य किया जा सकता है, विरोध किया जा सकता है उसके प्रति। जो कुछ भी कार्य होते हैं उसका विरोध कड़ा संदेश दिया जा सकता है उसके विषय में। महिलाओं को आगे लाने के लिए बंधुत्व की भावना का विकास किया जाना चाहिए कि हाँ, हम सभी लोग आपके साथ में हैं। प्रत्येक घर के लोगों को उनका चाहिए कि अपने जो घर के लोग होते हैं उन सभी को क्या करना चाहिए, आगे बढ़ाने में महिलाओं का साथ देना चाहिए। जो कोई भी है थोड़ा सा अध्ययन कर रहा है, पढ़ रहा है, या तो आगे बढ़ने की तरफ प्रेरित हो रहा है तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए। हम लोग जैसे देखते हैं रूढ़िवादी जो धारणा होती है उन सभी धारणाओं को ख़त्म करके धार्मिक, आर्थिक, क्षेत्रीय इस जो निश्चित विशेषता है इसमें उन लोगों को भागीदारी होनी देनी चाहिए, क्योंकि जब वह भागीदारी देंगे तभी तो हमारा जो देश है वो आगे बढ़ेगा और देश बढ़ेगा। जब वो लोग बढ़ेंगे तो हमारा जो परिवार है वो लोग भी बढ़ेगा। भेदभाव जो सब, जैसे कि भेदभाव किसी भी व्यक्ति के प्रति भेदभावपूर्ण जीवन नहीं होना चाहिए, उसके प्रति भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे उल्लंघन, किसी की भी कानून को तोड़ना नहीं चाहिए ज़बरदस्ती, ना ही उसके अपमान किया जाना चाहिए। तब हम लोग कह सकते हैं कि जो उल्लंघन है वह नहीं हो रहा है। और जैसे एक शब्द आता है यौन प्रताड़ना, तो इसका से कि औरतों की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ जो गलत कार्य होते हैं, दुष्क्रिया होती हैं, इन सभी को जुड़ी जो शारीरिक या मौखिक हरकतें होती हैं उन सभी से उनको मुक्ति मिलना चाहिए। तभी वह क्या कर सकती हैं, समाज में अपने आप को मुख्यधारा में लाती हैं और औरतें जो हैं दुनिया को बदल दे सकती हैं। आगे पाठ की तरफ चलते हैं। संचार माध्यमों को समझना, तो संचार माध्यमों को समझना जैसे हमारे सभी के घर पर टेलीविज़न है, संचार माध्यम है, ठीक है। आज फ़ोन है संचार माध्यम। तो हम लोग देखते हैं कि पहले के समय में क्या था, संचार माध्यम थे नहीं, तो किस प्रकार से ये टेलीविज़न पर अपने पसंदीदा प्रोग्राम देखते हैं, सुनते हैं, अच्छा लगता है, और अखबार पढ़ते हैं, इंटरनेट है तो उससे हम लोग कार्य कर लेते हैं।
हम लोग आज के इस मीडिया के युग में देखते हैं हम लोग कि कैसे संचार हमारे जो है जीवन को बदलते चली जा रही है, और हमारा जीवन जो है बहुत ही सरल भी करती जा रही है, और बहुत ही हम लोगों को सुस्त और निष्क्रिय बनाती चली जा रही है। किसी भी कार्य को करना है तो अब हम सभी लोग क्या करते हैं, तुरंत अपने आप को नेट पर डाले, बस ऐसे हो गया। किसी भी किताब को उठा करके खोलते नहीं है या पढ़ते नहीं हैं। तो इसी के माध्यम से हम क्या हो जाते हैं, जो हमारी सोचने की, तर्क करने की क्षमता है वो थोड़ा थोड़ा कम भी होती जा रही है। तो संचार माध्यम के लाभ हानि दोनों हैं। तो देखा जाए कि किस किस पर्सपेक्टिव से हम सभी लोगों को इसका जो आगे तकनीकी के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसमें आज के इस पाठ के माध्यम से देखते हैं। तो जो हमारे आसपास का माहौल है, जनसंचार माध्यम, वही सभी चीज़ क्या होती है, मीडिया के माध्यम से हम लोग करते हैं। और आगे जैसे देखा जाता है, जो अत्याधुनिक हमारे पास डिजिटल मीडिया के प्रति जो हमारे संसाधन है, वह हमको विभिन्न तकनीकें अत्यंत खर्चीली होती चली जा रही हैं। उनसे हम किस प्रकार से अपने आप को संगठित कर सकते हैं, जैसे टीवी हो गया, स्टूडियो हो गया, और जो संप्रेषण के सैटेलाइट हो गए, इन सभी के माध्यम जो कितने मूल्यवान होते हैं, इसको हम लोग समाचार पर देखते रहते हैं कि किस प्रकार से आज इस यान का प्रक्षेपण किया गया, आज इसका किया गया, आज चंद्रमा पर जाने के लिए इसका। तो हम लोग देखते रहते हैं संचार माध्यम से, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से जो तार है हमारे जो जुड़े होते हैं, तार जो हमारे जुड़ते हैं, और उन्हीं से संचार हमारा होता है। जैसे संचार माध्यम लोकतंत्र जैसे देखा जाता है, तो ये दोनों के विषय में देखा जाए तो ये हमारे वर्तमान की जो घटनाएं हैं उस पर चर्चा करने के लिए बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से हम लोग बहुत तुरंत अपने आप को जोड़ करके और देख लेते हैं कि कैसे कहाँ पास क्या विरोध हो रहा है, सार्वजनिक विरोध, या तो किस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं, हस्ताक्षर अभियान, या आज किस प्रकार का जो दिन है, किस महापुरुष का है, हमको तुरंत सब कुछ जानकारियाँ पता चल जाती हैं। और इसके माध्यम से हमारी जो जानकारी होती है बहुत पुख्ता हो जाती है, और हमको जो सीखने का मिलता है वो बहुत ही अधिक हो जाता है। और संतुलित माध्यम से हम संचार का उपयोग करना सीख लें तो हमारा जो जीवन है वह बहुत ही अच्छे तरीके से गुजर सकता है। और देखते हैं इसमें कि जब किसी भी प्रतिबंधित कार्यक्रम को देखा जाता है, या समुदाय में प्रतिबंधित जो कार्यक्रम होते हैं उसको नहीं किया जाए तो सेंसरशिप कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सेंसरशिप। अब जन समुदाय के माध्यम से जो सेंसर लगाए जाते हैं, उसमें सबसे जो आपातकाल का समय होता है, या तो फिर जो हम लोग देखते हैं 1975 से 77 के बीच जो हमारे यहाँ आपातकाल लगता है, तो उसमें भी इस समय के विषय में देखा जाता है। और टीवी, मीडिया, इसके माध्यम से जो हमारा कार्यक्रम होता है उसको देख करके हम लोग सीखते हैं। मसौदा तैयार किया जाता है, जैसे घटनाओं का, महत्वपूर्ण तिथियों का, वार्षिकोत्सव का खबर हम सभी लोग सुनते हैं और इसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे जो कोई भी रिपोर्ट है उसका प्रकाशन किया जा रहा है, और कई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो संचार माध्यम से हम लोगों को तुरंत उसके विषय में जानकारी मिलती है, जिस पर हम लोग ध्यान केंद्रित करके आगे बढ़ जाते हैं। जैसे पीने का पानी हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, इसके विषय में अगर कुछ संचार मिलता है, जैसे हम लोग देखते हैं संचार फैशन शो के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि दूसरे लोग बहुत लोकप्रिय होते चले जा रहे हैं। तो एक जैसे सुविख्यात पत्रकार हैं, उनके माध्यम से लिखा जाता है कि फैशन वीक है, या आज मुंबई में ये कार्यक्रम हो रहा है, मुंबई की इस स्थान पर यह चीज़ें चली जा रही हैं, आज वर्षा यहाँ ज़्यादा हो रहा है, और यहाँ का मौसम बहुत ही ख़राब है। तो इस प्रकार के जो माध्यम से हमको संचार के माध्यम से क्या होती है, जानकारी मिलती चली जाती है। जैसे सामाजिक विज्ञापन हो गया, जैसे देखते हैं सरकार व निजी संस्थाएं जैसे विज्ञापन बनाती है, जैसे समाज में कई बड़े संदेश का प्रसारण हो सके। सामाजिक विज्ञापन के माध्यम से ही हम लोग देखते हैं कि जैसे रेलवे क्रॉसिंग है, इसको किस प्रकार से किया जाना चाहिए, या लोगों को पता नहीं होता है, वो बस ऐसे ऐसे निकलते चले जाते हैं। जब अगर रेल का फाटक बंद है तो हमको नहीं जाना है, क्योंकि उससे हमारे ही जान का बहुत बड़ा खतरा होता है। अब और जैसे देख लें, जैसे कि प्रकाशित क्या शब्द होता है? प्रकाशित वह शब्द होते हैं जिसे समाचार, रिपोर्ट, लेखों, साक्षात्कार, विवरण आदि से जिन्हें समाचार पत्रकों, पत्रिकाओं या पुस्तकों में छापा जाता है, तो वही सब चीज़ें हो जाती हैं। जैसे सेंसरशिप, इसके माध्यम सरकार उस शक्ति या अधिकार से है जिससे अंतर्गत सरकार कुछ विवरण प्रकाशित करके प्रदर्शित करने का पर जो रोक लगाना चाहती है उसको बोला जाता है। प्रसारण क्या होता है? इस पाठ में जैसे शब्द टीवी अथवा रेडियो के माध्यम से जो संबंध स्थापित होता है उसे प्रसारण बोल दिया जाता है, प्रेषित करने के लिए जो होता है। सार्वजनिक विरोध, जैसे इसका विशाल जनसंख्या से एकजुट होकर के किसी विषय पर खुले होकर के अपना विरोध प्रकट करना ही क्या हो जाता है, ये सार्वजनिक विरोध हो जाता है। रैली, आयोजन, हस्ताक्षर अभियान या सड़कों पर अवरोध करके। इस प्रकार से आगे पाठ की तरफ चलते हैं। हमारे आसपास के बाजार, आस पास के बाजार, इसके विषय में जैसे जानते हैं, जैसे हम सभी लोग जानते हैं हमारे आसपास की जो बाजार होती हैं, बहुत सी से सब्जियां लेने जाते हैं, साबुन, दंत मंजन, मसाले, ब्रेड, बिस्किट, चावल, दाल, कपड़े, किताब, कापियाँ, जितने भी चीज़ हम खरीदते हैं वो सब कहाँ से लाते हैं? बाजार से ही लाते हैं। या तो जो कुछ भी लंबी सूची हम सभी लोग बनाते हैं अपने आसपास में, वह कहाँ से लाते हैं? बाजार से लाते हैं। हमारे आसपास पड़ोस में जैसे हम देखते हैं कि साप्ताहिक बाजार लगते हैं, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, शॉपिंग मॉल होते हैं। तो इसी के विषय में आज हम सभी लोग अपने अध्याय में क्या करेंगे? जानकारियाँ प्राप्त करेंगे।
जैसे कि हम सभी लोग देते हैं निश्चित दिनों पर जो बाजार लगते हैं, जैसे इनको साप्ताहिक बाजार बोल दिया। साप्ताहिक बाजार इसलिए क्योंकि यहाँ एक सप्ताह में एक बार लगते हैं। साप्ताहिक बाजार जिस दिन खुलने का समय होता है उसी दिन खुलता है। इसमें व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम तक समेट लेते हैं। जैसे अगले दिन के लिए जो दुकानें होती हैं वो देखा जाता है, और देखा जाता है कि यह कार्यक्रम हमेशा उसी नियत समय पर चलता है जब के लिए निर्धारित हो जाता है। साप्ताहिक बाजारों में ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसके दामों उचित दाम पर मिल जाते हैं, क्योंकि सब लोग एक सप्ताह में जाते हैं। वहाँ पर सरकारी शुल्क देना पड़ता है उन लोगों को जो रहते हैं वहाँ पास। साप्ताहिक बाजार एक ऐसा अलग स्थान होता है जहाँ ज़रूरत की सभी सामानें हमको मिल जाती हैं। सब्जियाँ, कपड़े, किराना सामान से लेकर के बर्तन के और हमारे जीवन यापन के लिए जितनी भी उपयोगी वस्तुएं होती हैं, वह प्रत्येक वस्तु हमको क्या हो जाती है, साप्ताहिक बाज़ारों में मिल जाती है। अब जैसे देखा जाता है जो हमारे मोहल्ले की दुकान होती है या आस-पास के जो बाज़ार होते हैं, जैसे ये हम देखते हैं कि साप्ताहिक बाज़ार हमें कई तरह का सामान उपलब्ध कराते हैं, लेकिन हमारे पास जो आस-पास के बाज़ार होते हैं वो क्या करते हैं, हमको प्रतिदिन की जो एक छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं उन सभी, जैसे डेयरी हो गया, दूध हो गया, किराना हो गया, व्यापारी से तेल मसाले हो गए, खाद्य पदार्थ हो गए, स्टेशनरी के सामान हो गए, कागज़ कलम हो गए, दवाइयाँ हो गई, ये सभी खरीदने के लिए हमको प्रतिदिन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे साप्ताहिक बाज़ार क्या हमको पता है क्या कि अगले हफ्ता हमको अगले सप्ताह हमारे पास बुखार हो जाएगा, या तो हमको अगले एक एक सप्ताह के लिए हम पूरा दूध लेकर रख देंगे तो क्या होगा, वो हमारे लिए खराब हो जाएगा, या दवा हम पहले से ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे लिए उपयोगी नहीं रहेगी। तो जब हमको ज़रूरत पड़ती है तब हम लेते हैं। तो साप्ताहिक बाज़ार इसके लिए हम लोगों के क्या हो जाते हैं, उपयोगी नहीं होते हैं। तो इसीलिए हमारे पास जो दैनिक बाज़ार होते हैं या हमारे आस-पास की जो दुकानें होती हैं वो हमारे लिए सहयोगी हो जाती हैं। अब आगे ये देख सकते हैं कि जब हम देखते हैं जो फल दुकान हो जाते हैं, फल विक्रेता, कुछ गाड़ी मैकेनिक जैसे हो जाते हैं, ये सभी क्या हो जाती हैं, हमारे लिए उपयोगी हो जाते हैं। पड़ोस की दुकानें इतने उपयोगी हो जाती हैं कि हमारे घरों के जो आस-पास रहती हैं वो सप्ताह के सातों दिन खुली रहती हैं, और वह हमारे किसी भी कार्य को जो आवश्यकता होती है अगर वहाँ पास उपलब्ध है तो वह तुरंत हम लोग उसको सामान को खरीद करके और भुगतान के माध्यम से अपनी जो सुविधा है उसको प्राप्त करके अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से करते चले आते हैं। जैसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल हो जाते हैं, ये इस प्रकार के मॉल होते हैं, बाज़ार होते हैं जो हमारे देखते हैं कि बहुत ही बड़े-बड़े होते हैं। यहाँ पास जो होता है हमको हर एक प्रकार के सामान मिल जाते हैं, और देखते हैं कि ये बहुत ही बहुमंजिला होते हैं और वातानुकूलित दुकानें होती हैं। यहाँ पास हम लोग को देखना पड़ता है कि इस प्रकार इधर ये सामान है, इस तरफ दूसरी सामान, इस तरफ दूसरी, मतलब हर एक चीज़ का एक अपना कोलाज होता है कि इस तरफ इसका सामान मिलेगा, इस तरफ ये, और वहाँ पास बड़े-बड़े कंपनियों के विज्ञापन देखने को मिल जाएँगे, क्वालिटी के दावे करते हुए सब सामान मिल जाएँ, ब्रांडेड सामान मिल जाएँगे। इसी प्रकार से जो हम लोग देखते हैं शोरूम के हो जाते हैं, वही सब हो जाते हैं उसमें, ब्रांडेड सामान, कीमती, ये सभी चीज़ें उसमें होती हैं जो हमारे बाज़ार हैं। अब जैसे बाज़ारों की जो श्रृंखला होती है तो कई प्रकार से हो जाती है। जैसे हम देखते हैं कि जो लोग अपने आप को थोक विक्रेता के रूप में मानते हैं वो हो जाता है, फुटकर विक्रेता हो जाते हैं, उपभोक्ता के आधार पर हो जाता है, और व्यापारी के आधार पर हो जाता है, श्रृंखला के आधार पर हो जाता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, साप्ताहिक बाज़ार, पड़ोसी की पड़ोस की जो वो होती है उस प्रकार के देखा जाए तो यह हो जाती है। अब जैसे हम देखते हैं कि जो थोक बाज़ार का क्षेत्र होता है वह एक होता है। यहाँ से वस्तुएँ पहुँचती हैं प्रत्येक व्यापारी के पास, और वही हर जगह छोटे-छोटे लोगों के पास भेज देता है, और हर जगह पर बाज़ार अलग-अलग तरीके से होते हैं। कहीं पास वस्तुएँ बेची खरीदी जाती हैं तो कहीं पास वस्तुओं का एकत्रीकरण होता है, और कहीं से वस्तुओं का फैलाव होता है। बाज़ार और जो समानता होती है किस प्रकार से है, हम देखते हैं कि जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर प्रत्येक जाति के, प्रत्येक संस्कृति के, प्रत्येक धर्म के, प्रत्येक तरीके के लोग होते हैं वहाँ पास जाते हैं, और सभी लोगों से जो बाज़ार में सामान खरीदते हैं, जाति पाति धर्म इसका कोई हमको वहाँ पास देखने को जो कार्य होता है नहीं मिलता है कि हाँ यहाँ पास इससे हमको सामान नहीं लेना है, उससे नहीं लेना है। जहाँ पास हम लोगों को सामान अच्छा मिलता है हम वहाँ से जाकर के सामान को ले लेते हैं, और बाज़ारों की श्रृंखला जो होती है वहाँ पास हमको दिखाई पड़ती है कि किस किस प्रकार के लोग जो होते हैं वहाँ पास आते हैं और अपने संसाधनों का उपयोग करने के लिए, और जो साधन हमको उपलब्ध हो जाए अच्छे तरीके से उसी को हम लोग प्राप्त कर लिया जाए। अब ये साप्ताहिक बाज़ार ये एक बाज़ार नियमित बाज़ार नहीं होते हैं, वरन एक नियत स्थान पर लगे होते हैं और एक सप्ताह में 1 बार या 2 बार लगते हैं। जैसे मॉल या चारों ओर से घिरा हुआ है दुकानदार स्थान होता है जहाँ बहुत बड़ी इमारत होती है और बहुत ही ज़्यादा दुकानें होती हैं, रेस्तरां होते हैं। और थोक जैसे इसका खरीदना और बेचना होता है एक बड़ी मात्रा में, अधिक उत्पादित सब्जी, फल, फूल इत्यादि इन सभी का क्या हो जाता है, विशेष थोक बाज़ार होता है। और अब आगे पाठ की तरफ चलते हैं। बाज़ार में एक कमीज़। एक कमीज़, ये हमारा चैप्टर है।
इसके विषय में हम लोग देखें तो एक थोड़ा बता देते हैं। जैसे कमीज़ है, कमीज़ ठीक है, कमीज़ कैसे बनती है उसके विषय में कि एक कमीज़ की कहानी बताऊंगा कि कपास के उत्पादन से प्रारंभ होकर के कमीज़ के बिकने पर ख़त्म हो जाती है। आइए हम लोग सब देखते हैं कि कैसे एक कमीज़ की जो श्रृंखला है वह हमको देखने को मिलती है। अब जैसे देखते हैं कुरनूल, इसे हमारा जहाँ भी कपास की खेती होती है वहाँ से कपास लिया जाता है, लोग उसको लेकर के एक जगह इकट्ठे करते हैं किसान से। फिर उसके बाद क्या होता है देखा जाता है, वहाँ से उसका जो व्यापारी ले जाता है, फिर वहाँ से कपास को खरीदते हैं दूसरे लोग का कपास को, फिर वहाँ से एक ले जा कर के बीज को हटाया जाता है। बीज को हटाने के बाद फिर सूत काटने की जो मिल होती है वहाँ ले जाया जाता है, गट्ठर बनाया जाता है। गट्ठर बनाकर सूत काटने वाली जो मिलों की कपीस प्यास होती है वहाँ धागा बनाया जाता है। धागा बना करके उस सूत काटने की जो मिलें होती हैं वहाँ पास ले जा कर के धागा को बेच देती हैं। उसके बाद जा कर के जो हमारा होता है वस्त्र तैयार हो जाता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं इसमें, आप सभी लोग अच्छे तरीके से उसको देख लीजिए और समझिए कि किस प्रकार से यहाँ हमको एक शॉर्ट फॉर्म में दिखाया जा रहा है कि कैसे एक जो हमारे पास कमीज़ बनकर आती है और क्या क्या कार्य उसके साथ होते हैं। जैसे हम सभी लोग देखते भी हैं कि किस प्रकार से जो अपना दैनिक अध्यापन होता है, तो इसमें देखते हैं कि जो यह कमीज़ बनती है उसके लिए हमको भुगतान भी करना पड़ता है। अब देखते हैं जैसे कि पहले रुई लिया गया, उसको एकत्रित किया, फिर उसके बाद उसको दूसरे जगह ले गए, मिल में ले गए, वहाँ से उसके जो दाने उसको निकाले, फिर दूसरे पास पहुँचा, फिर गट्ठर बना, फिर उसका धागा बना, फिर कमीज़ बनाने के लिए दूसरी जगह पहुँच गए। इस प्रकार से देखा जाता है। अब देखते हैं कि किस प्रकार से जो हमारी अंतिम मूल्य आ जाती है कमीज़ की, उसको देखते हैं। आप सभी लोग देख सकते हैं जैसे क्रय मूल्य 300, फिर भंडारण 200, विज्ञापन 400, उसके बाद देखते हैं कि हमारा जो क्या आ गई कमीज़ की मूल्य 900 रुपये। इसी प्रकार सभी वस्तुओं की कीमतों के निर्धारण होता है। और जैसे देखा जाए तो बाजार में जब इसको हम ले जाते हैं तो बाजार में लाभ कौन कमाता है, तो एक श्रृंखला रूप से उत्पादनकर्ता को सुपरमार्केट के खरीद सकते हैं। और श्रृंखला कई बड़ी प्रकार से होती है। जैसे इसमें जो खरीदने वाला होता है, बेचने वाला जो होते हैं, वो दोनों सम्मिलित होते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों लोग जब सम्मिलित होंगे, जब बेचने और खरीदने की प्रक्रिया होगी तभी क्या होगा, वह बिकेगी और दूसरे जो होंगे खरीदने वाले हो जाएंगे। बाजार और समानता को देखा जाता है तो इसके विषय में देखें तो इसमें देखते हैं कि जो बाजार में उचित मजदूरी करते हैं, कार्य करते हैं, उनको भी कुछ लाभ मिलता है। जो जिसकी मिल है उसको भी मजदूरी मिलता है। जो किसान है जिसको उपभोक्ता है उसको भी अपना उपभोग करने के लिए जो होता है वो मिलता है। अब आगे जैसे इसमें हमारा जो देखा जाता है कि एक बाज़ार में लोगों को काम करने के लिए, चीज़ों को बनाने के लिए बेचने का अवसर मिलता है और वहाँ पास लोग उसको ले जाते हैं, उगाते हैं, बनाते हैं, जैसे किसान हो जाता है। और वहाँ पास वो दूसरी ओर से बाज़ार से धनवान और शक्तिशाली लोग प्रायः दरवाजे धमाई, और वहाँ पास देखते हैं कि जब उत्पादन हो जाता है तो उसको ले जा कर के किसान बेचता है, फिर उसको कुछ थोड़ा सा मिलता है अपने घर को व्यापार चलाने के लिए। इसी प्रकार से कई प्रकार से हम देखते चले जाते हैं कि जो उत्पादन और बाज़ार का मामला होता है वो बहुत ही एक हो जाता है। और जब उत्पादन अच्छे तरीके से होता है तो मांग भी अच्छी हो जाती है। जब मांग अच्छी हो जाती है तो जो वस्तु का ले जाने के लिए साधन है, संसाधन है, परिवहन है, और जितने भी उसके एस्पेक्ट्स हो जाते हैं, तत्व हो जाते हैं, उन सभी को क्या हो जाता है, लाभ पहुँचने लगता है। आप सभी लोग इसे देखें और इसको देख करके समझ करके अपना वो करें कि किस प्रकार से नंबर 1 से लेकर के नंबर 9 तक जो संख्या लिखी हुई है और उसमें क्या दिया गया है, इसके माध्यम से आप एक प्रश्न को अपना समझ सकते हैं। अगर इसको समझ गए तो अच्छे से इसको देखिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा और कमेंट में ज़रूर बताइए कि इसके माध्यम से आप लोगों ने क्या समझा था। अब जैसे इस पाठ के संबंध में देखा जाए, जो जिनिंग मिल आती है, जिनिंग मिल अर्थात वह फैक्ट्री जहाँ रुई के गोले से बीज अलग किए जाते हैं और रुई को दबा करके गट्ठा के रूप में बनाया जाता है और धागा बनाने के लिए भेज दिया जाता है। निर्यातक वह व्यक्ति होता है जो विदेशी माल बेचता है, वह निर्यातक। मुनाफा वह हो जाता है जैसे मुनाफा एक आमदनी है जिसमें सारे खर्चा को घटा देने के बाद जो बचने वाली राशि होती है वही मुनाफा हो जाती है। ठीक है, अब आप अगर मुनाफा किसी व्यक्ति को नहीं मिलता है पूरी आमदनी घटाने के बाद तो क्या हो जाता है, घाटा हो जाता है। अब हमारा पाठ है अंतिम जो कि समानता के लिए संघर्ष। समानता के लिए संघर्ष, ठीक है, देख लेते हैं आज हम सभी लोग समानता के लिए संघर्ष पाठ को। तो इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से अभी तक हम सभी लोगों ने पूरा पाठ को पढ़ते चले आए हैं। समानता, अध्ययन, बाजार, कमीज, इन मतलब एक जो हमारे उपयोगी जीवन को दर्शाता है और कैसे हम सभी लोग अपने जो जीवन को समझ सकते हैं। जैसे कि हम सभी लोग जैसे जो ये शब्द आता है, इसको हमारा जो सतत विकास लक्ष्य है उसमें भी देखते हैं कि इसको 10वें पर नंबर पर रखा जाता है। सतत विकास लक्ष्य असमानता को कम करना। ठीक है, अब असमानता को कम करना, जैसे
दुनिया भर के तमाम समुदायों में, गाँवों और शहरों में हम देखते हैं कि समानता बहुत ही ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। जो असमानता है वह बढ़ती चली जा रही है। उन्हीं को कम करने के लिए जैसे हम देखते हैं कि अक्सर लोग विशेष मुद्दे पर संघर्ष करते हैं और मुद्दे पर बात करते हैं। व्यक्ति, समाज एक-दूसरे की पहचान बढ़ाने के लिए एक-दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। लेकिन ये क्या होता है, जो असमानता होती है उसको वृद्धि करती चली जाती है। और इसमें कमी लाने के लिए हम लोगों को जो आंदोलन होते हैं, संघर्ष होते हैं, गाथाएँ होते हैं, कहानियाँ होती हैं, उनको समझ करके अपने आप को देखना चाहिए कि किस प्रकार से उन्होंने अपने आप को समझाया, वो किया और हमारे देश को आगे बढ़ाने में कार्य किया। जो हम अभी बताए कहानी, संघर्ष और गाथाएँ, तो हमको भी अपने आस-पास के पड़ोस के लोगों के साथ समानता का भाव रखना चाहिए। दूसरों के साथ में जो लड़ाई झगड़ा है वो नहीं करना चाहिए। और कहानियों, नाटकों और इतिहास हमको सीख लेना चाहिए कि उनसे हमको कुछ मिलता नहीं है। उससे हमारे जीवन का जो बहुमूल्य समय है वह क्या हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। तो इससे हमसे देखते हैं कि जैसे मज़दूर हो गए, खेतिहर हो गए, झुग्गीवासी हो गए, इसी प्रकार से जितने भी समूह के लोग होते हैं, उन सभी में एक किसी न किसी विशेष प्रकार की जो लड़ाई झगड़े या तो वैमनस्यता इस सब के जो तरीके से असमानता आती है, उनको हटा करके हम समानता ला सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जितने भी आज के जो हमारे पाठ थे, जितना भी हमने पाठ पढ़ा, सभी में किसी न किसी तरीके से हमको समझना है कि क्या हमारे आस-पास पड़ोस में हो रहा है या हमारे घर पर क्या हो रहा है, हमारे गाँव में क्या हो रहा है, हमारे ज़िले में क्या हो रहा है, किस प्रकार के बाज़ार हैं, किस प्रकार का वातावरण है, किस प्रकार के लोग रहते हैं, किस प्रकार से समानता है, किस प्रकार संविधान लागू हो रहा है, किस प्रकार का प्रशासनिक कार्य हो रहा है, किस प्रकार से आस-पड़ोस में जो बच्चों के विकास से संबंधित कार्य हो रहा है, उसको बच्चा किस प्रकार से सीख रहा है, समझ रहा है, उसके अंदर किस प्रकार का विकास हो रहा है, सर्वांगीण विकास हो रहा है या अधोमुखी, ऊर्ध्वमुखी। अब इन सब चीज़ों के विषय में आज हम लोगों को सीखने को मिला है। तो हम लोग यह देख सकते हैं कि जो हमारा जी कार्यक्रम आज के जो हमारा चला अभी पढ़ाई का, अध्ययन का, उसमें अपने संविधान के विषय में देखते हैं तो कहा जा सकता है कि यह एक जीता हुआ दस्तावेज है। कैसे? जैसे इसके माध्यम से हमारे जो लोग हैं वो न्याय के लिए आंदोलन करते हैं, समानता के लिए गीत गाते हैं, कविता, तमाम प्रेरणाएँ पीछे इसमें देखा जाता है। और आज हम जैसे इसके विषय में देखते हैं तो एक कहानी हमको कविता मिलती है। तो की कहानी को देखो बता दिया जाए कि जो यहाँ जो प्रस्तुत गीत है, विनय महाजन द्वारा सूचना के अधिकार के अभियान में लिखा गया था। इसके विषय में जैसे देखते हैं, जानने का हक। तो मेरे सपनों को ये जानने का हक रे, क्यों सदियों से टूट रहे हैं, इन्हें सजने का नाम नहीं। मेरे हाथों को ये जानने का हक रे, क्यों बरसों से खाली पड़े हैं, इन्हें आज भी काम नहीं। मेरे पैरों को ये जानने का हक रे, क्यों गाँव-गाँव चलना पड़े है, क्यों बस का निशान नहीं। मेरी भूख को ये जानने का हक रे, क्यों गोदामों में सड़ते हैं दाने, मुझे मुट्ठी भर धान अन्न नहीं। मेरी बूढ़ी माँ को ये जानने का हक रे, क्यों गोली नहीं सुई, दवा खाने पट्टी टाँके का सामान नहीं। मेरे बच्चों को ये जानने का हक रे, क्यों रात दिन करें मज़दूरी, क्यों साला मेरे गाँव में नहीं। अब इसी पंक्तियों के आधार पर हम लोग देख सकते हैं कि कैसे हमको जो इस पंक्ति में क्या चीज़ें अच्छी लगी, कैसे हम लोग इसके माध्यम से अपने जो असमानता है उस समानता को दर्शाया जा रहा है। असमानता के माध्यम से हम समानता कैसे ला सकते हैं, इस कविता के माध्यम देखते हैं। जैसे इसमें हम अपने आप को इससे कैसे एक भाषा क्षेत्र में कि जो बच्चे को कैसे सिखाना है, क्या उसके अंदर माता-पिता के लिए जो दवाओं का प्रयोग है या बस का नहीं हो रहा है या वहाँ अनाज जो है सड़ रहे हैं गोदामों में, तो उसको दयनीय स्थिति को दिखाया गया है। तो मित्रों, आज को हम ये बता सकते हैं कि जैसे आज हम सभी लोगों ने पूरा पाठ पढ़ लिया है, ख़त्म कर लिया है। आगे आप सभी लोगों को वीडियो मिलती जाएंगी। मेरा सबसे मुख्य मोटिव यही रहता है, आप सभी लोगों को प्रत्येक पाठ से अवगत करवा दिया जाना चाहिए। प्रत्येक पाठ के हर एक मुख्य तत्व से आप अवगत हो जाएं, जिसके माध्यम से आपका जो प्रश्न आने वाले हैं उसको समझ करके आप उत्तर दे सकें। अभी ये जो मैं कक्षाएँ चला रहा हूँ, यह आप सभी लोगों को बहुत ही शॉर्ट तरीके से, क्योंकि सभी पाठों को एक साथ में सामंजस्य करके, और जैसे कि मुझे कई मैसेज भी आए हैं कि आप पूरे पाठ के जो शब्द हैं या अर्थ है उसको नहीं बताते हैं, तो पूरे पाठ को अगर बताने लगेंगे तो 1 घंटे में हम एक किताब को नहीं ख़त्म कर पाएंगे। और पहले से अगर हम शुरुआत करते तो हो सकता था, तो लेकिन फिर भी हम जितना हो सकता है उतने अपने तरीके से करने का प्रयास किए हैं। आपको यही बता दें कि आपके जो पेपर है फरवरी में लगा हुआ है, तो उसमें जितने भी तरीके से जो प्रश्न बनेंगे उसको हम ये पाठ पढ़ाने के बाद आप सभी लोगों को करवा देंगे, ताकि जो पाठ पढ़े हैं उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी प्रश्न आपके पास पहुँच जाएंगे।
पाएंगे तो जो प्रश्न आएंगे उससे आप अपने आप को लाभान्वित जरूर महसूस करेंगे और अपने सीटेट का जो क्राइटेरिया 90 नंबर प्लस लाने का उसको आप जरूर प्राप्त करेंगे, जिससे आने वाली जितनी भी वैकेंसियाँ हैं उसमें आप सभी लोग अपने आप को योग्य पाएंगे। तो इसी शब्दों के साथ कि आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करवाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको क्लास किस प्रकार से लगी, क्या इसमें सुधार किया जा सकता है, आपको किस किस प्रकार के और तथ्यों की ज़रूरत है जिससे आपका जो विकास हो, या एनसीईआरटी के माध्यम से जो आपके और प्रश्न छूट जाते हैं उनको भी हम बताने का प्रयास करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद दोस्तों।